गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ज़रा ये बता दें एक बारी। मेरी आवाज़ क्लियर है? एक्चुअली जो ऑडिबल डिवाइस है वो थोड़ा सा टकरा के गिर गया था, तो मेरे को चेक करना है कि वो आवाज़ मेरी क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है। मेरी वॉइस क्लियर है एकदम? किसी प्रकार का कोई वॉइस में डिस्टर्बेंस तो नहीं है? चलिए गुड, वॉइस क्लियर है। ओके, तो फाइनली हमारा फाइनल सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी। सभी सब्जेक्ट के हम लोग एक एक चैप्टर, दो चैप्टर, मतलब किसी में 2 कर लिए, जैसे HAP में हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट हम लोगों ने एक चैप्टर कर लिया है। सोशल फार्मेसी में टोटल 6 ही चैप्टर है हमारे पास, ठीक है। और स्टार्टिंग के 4 चैप्टर, या यूं कह लो कि जो 4th चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन हाँ स्टार्टिंग के 4 चैप्टर बड़े बड़े हैं और हर चैप्टर से लगभग 15-20 नंबर का आता है। 4th चैप्टर से थोड़ा ज़्यादा आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सोशल फार्मेसी। अब सोशल फार्मेसी बेटा सब्जेक्ट बहुत आसान है, लेकिन सोशल फार्मेसी के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो पहलू हैं, वो क्या है, थोड़ा सा बच्चा समझ नहीं पाता है तो आंसरिंग नहीं कर पाता है। तो हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे ये सोशल फार्मेसी क्या है। फार्मेसी समझ में आती है, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, ठीक है, दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है, सब कुछ दवाइयों से रिलेटेड। सोशल लगा देते हैं आगे तो उसके क्या मायने हो जाते हैं, क्योंकि फार्मेसी सब्जेक्ट धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो नई नई चीज़ें उसमें आती जा रही हैं। अब सामाजिक दृष्टि से भी, मतलब सोशल पर्सपेक्टिव व्यू से भी हम लोग इसको देख के चल रहे हैं। तो समझते हैं इसको। 5 टॉपिक है आज हमारे पास, डेफिनेशन एंड देन बाकी चीज़ें। तो शुरुआत हम यहां से नहीं करेंगे। सोशल फार्मेसी क्या होता है, हम पहले सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन, ठीक है, कि भाई सोशल फार्मेसी डिसिप्लिन का मतलब होता है बेटा, एक होता है डिसिप्लिन अनुशासन, ठीक है, वो अनुशासन से ही मतलब रहेगा। तो यहां पे जो डिसिप्लिन है वो रहेगा सब्जेक्ट के तौर पर, कि भाई सब्जेक्ट जो है, जो आपका विषय है, इसके तौर पर क्या है सोशल फार्मेसी और क्या चीजें आती हैं इसके अंदर। ये एक बार दिमाग में सेट हो गया तो ये सब्जेक्ट फिर प्रॉब्लम नहीं देगा। आसान तो वैसे भी है और आसान हो जाएगा। इसका बेसिक नहीं समझ पाते बच्चे, ठीक है। तो समझते हैं सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन, जो कि हमारे टॉपिक में हमारे चैप्टर में हेडिंग भी है बाकायदा। इसमें क्या है ये, इन सिंपल टर्म्स सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन, इसका मतलब क्या है, मीन्स दैट इट इज अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी। डिसिप्लिन का मतलब सिंपल है, यह एक स्टडी का है ना, अध्ययन करने का एक खास फील्ड है एक, ठीक है। जैसे कि हमारा केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है, सोशियोलॉजी। हम लोग कह देते हैं आप कौन सा डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, हम कहते हैं बायोलॉजी। तो वैसे ही सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन सब्जेक्ट के तौर पे हम क्या देखते हैं, क्या समझते हैं। तो ठीक है, बाकी सब्जेक्ट की तरह ये भी क्या है, एक स्पेसिफिक फील्ड को स्टडी करता है। बस हमको यही समझना है कि यहां पर हम स्टडी क्या कर रहे हैं। जैसे ही ये चीज दिमाग में हमारे गई, वैसे ही समझ लो कि पूरा सब्जेक्ट जो है दिमाग में सेट हो जाएगा। सारे पॉइंट हमको ऑटोमेटिक लिंकअप होने लगेंगे कि अच्छा ये पॉइंट उस चीज को लेके कहना चाह रहा है। समझते जाना। ये फोकस करता है, दैट फोकस ऑन पीपल एंड सोसाइटी, लोगों पर और हमारे समाज पे फोकस करता है, रेदर देन ऑन मेडिसिन देमसेल्फ, बजाय इसके कि वो मेडिसिन पे फोकस करे। यहां पर जो ये वाली जो फार्मेसी है, ये लोगों पर और लोगों के द्वारा बनाया हुआ जो समाज है उस पर फोकस करता है। एक बार हिंदी में समझते हैं। सामाजिक फार्मेसी एक अनुशासन है का मतलब है कि यह अध्ययन का एक विशिष्ट क्षेत्र है, ठीक है, पढ़ने का एक विशिष्ट क्षेत्र है, जैसे कि रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या समाजशास्त्र, जो दवाइयों के बजाय लोगों और समाज पर केंद्रित है। अब लोग इसको बच्चे समझ तो लेते हैं, अच्छा ठीक है समाज पे, लेकिन कैसे, क्या है इसका एग्जैक्टली मतलब क्या, कैसे ये लोगों पर फोकस है, कौन सी चीजों को देख रहा है सोशल फार्मेसी में, हम क्या देख के चल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसको जरा शब्द को तोड़ते हैं अगर हम लोग, और शब्दों को तोड़ के समझाते हैं तो बच्चा अच्छे समझ जाता है। डिसिप्लिन का मतलब हो गया अनुशासन, समझते हैं सब लोग। डिसिप्लिन अनुशासन होता है अ ब्रांच ऑफ नॉलेज और एकेडमिक सब्जेक्ट, किसी है ना, कोई नॉलेज की एक ब्रांच है या कोई एकेडमिक सब्जेक्ट है, हमारे लिए फोकस ये हो जाएगा, दैट इज टॉट और रिसर्च, इसको पढ़ाया जाता है या उसके ऊपर रिसर्च करी जाती है। डिसिप्लिन का मतलब, ठीक है, बच्चा डिसिप्लिन का मतलब नहीं समझ पाता है। सोशल सामाजिक हो गया, रिलेटेड टू पीपल, देयर बिहेवियर, उनका बिहेवियर, कल्चर क्या संस्कृति है, सोसाइटी समाज कैसा है, और
रिश्तों से संबंधित, ठीक है, इन सब चीजों पर फार्मेसी किस तरह असर डालती है, ठीक है, या फार्मेसी के ऊपर ये चीजें कैसे असर डालती हैं। विद एग्जांपल आज समझेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। आप फार्मेसी का मतलब जानते ही हो, फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, ठीक है, मेडिसिन और हेल्थ केयर की फील्ड। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब ये बात तो ऐसे तो लगता है अरे समाज और पीपल हो गया, लेकिन जब तक हम अंदर नहीं घुसते हैं इसके अंदर, एग्जाम्पल के साथ इसको नहीं समझेंगे, चीजें एकदम दिमाग में क्लियर नहीं होती है। तो सिंपल भाषा में बात करें, सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन द एकेडमिक फील्ड, यह एक एकेडमिक फील्ड है दैट स्टडी हाउ मेडिसिन इंटरेक्ट, दवाइयां किस प्रकार इंटरेक्ट करती हैं लोगों के साथ और सोसाइटी के साथ। अगर ये आप डेफिनेशन में चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है भाई। सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन से क्या समझते हो? बात तो समझ में आ रही है कि लोगों से और समाज से ताल्लुक है कुछ, बट कैसे? तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है, एक्चुअली ये क्या कर रहा है, वास्तव में क्या कर रहा है? कह रहा है इंस्टेड ऑफ आस्किंग, सोशल फार्मेसी ये नहीं पूछता है, क्या नहीं पूछता है, व्हाट केमिकल्स आर इन द टैबलेट। सोशल फार्मेसी को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे टैबलेट में क्या केमिकल है, जैसे कि हम लोग फार्माकोलॉजी में देखते हैं, ठीक है, इस गोली में कौन सा रसायन है। हाउ डज दिस ड्रग वर्क इन द बॉडी, ये दवाई बॉडी में कैसे काम करेगी। सोशल फार्मेसी को इससे कोई मतलब नहीं है, ना वो कभी ऐसे सवाल पूछता है। अब बात आती है सोशल फार्मेसी कर क्या रही है, समझिए। यहां से सोशल फार्मेसी पूछती है, यानी कि जानना चाहती है, ठीक है, यानी कि आप सोशल फार्मेसी में क्या जानने की कोशिश करेंगे, व्हाई डू सम पेशेंट नॉट टेक देयर मेडिसिन। कुछ पेशेंट्स हैं वो अपनी मेडिसिन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, क्या पैसा दिक्कत आ रही है, क्या निगलने में दिक्कत आ रही है, या कोई और चीज है, ठीक है। सामाजिक दृष्टि से आ गया क्वेश्चन ये, हाउ डज अ पर्सन इनकम अफेक्ट देयर एक्सेस टू मेडिसिन। एक इंसान की जो इनकम है वो किस प्रकार प्रभावित करती है कि वो दवाइयां खरीद पा रहा है कि नहीं खरीद पा रहा है। उसका इलाज जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है, दिन में 2 बार दवाइयां भी खानी है। बहुत से लोग पैसे की कमी है, अरे यार ठीक है एक काम करते हैं 15 लेते हैं टैबलेट सुबह शाम की जगह, दिन में 1 बार खा लेंगे। ये चीज की स्टडी की जा रही है इसके अंदर, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चीजें उस पर असर डाल रही हैं, ठीक है। आय का उसकी दवाओं तक पहुंच को कैसे प्रभावित करती है, जो आय है वो किस प्रकार उसकी पहुंच को प्रभावित कर रही है। व्हाट कल्चरल बिलीफ मेक पीपल अवॉइड सर्टेन ट्रीटमेंट। यस, कुछ धार्मिक मान्यताएं या कल्चरल मान्यताएं जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लोगों को मना करते हैं कि भाई ये वाला ट्रीटमेंट मत लो, असर पड़ता है उस चीज का, ठीक है। जिसका एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि कहा जाता है कि रात में नाखून नहीं काटे जाते हैं, ठीक है ना, आपने सुना होगा। अब तो बहुत से लोगों को इसका आंसर ही पता होगा कि रात में नाखून क्यों नहीं काटने चाहिए। तो इसका कोई रीजन लॉजिक नहीं है। पहले टाइम पे क्या था, रात शाम के 7 बजे के बाद क्या होता था, अंधेरा हो जाता था, और अंधेरे के बाद लोगों के पास दिए होते थे, तो उतनी रोशनी नहीं होती थी, काटते वक्त नाखून ज़्यादा कट गया या उंगली कट गई, डर होता था। तो ये कुछ मान्यताएं हैं। अब अच्छी खासी रोशनी है, रात में काटो, रात को 2 बजे काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका हाथ नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कल्चरल बिलीफ हो गया। ये धीरे धीरे आगे बढ़ते चले आए। बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं जो किसी टाइम पर किसी वजह से बनी थी, आज लोग आंख बंद करके उसको फॉलो कर रहे हैं बिना किसी लॉजिक के। तो ऐसी ही बहुत सी मान्यताएं हैं जो लोगों को दवाइयों से दूर करती है। जिसमें बड़ा अच्छा एक उदाहरण है, पोलियो का जो प्रोग्राम एक टाइम पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो बहुत से लोग पोलियो से मना कर देते थे देने से बच्चों को, क्योंकि कुछ धार्मिक कारणों की वजह से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस आते थे, जो अब खैर इतना नहीं है। ओके, हाउ कैन अ फार्मासिस्ट कम्युनिकेट बेटर विद पेशेंट। पेशेंट के साथ एक फार्मासिस्ट किस तरह बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। अगर वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करेगा तो पेशेंट दवाइयों को उतना अच्छा समझेगा। अगर पेशेंट के दिमाग में कुछ चल रहा है, कोई भ्रम चल रहा है, वो दूर हो जाएगा, दवाइयों को प्रॉपर खाएगा वो, ठीक है। आर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली इन सोसाइटी। हम ये भी देख रहे हैं क्या दवाइयाँ फेयर तरीके से सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। ऐसा तो नहीं है रिच लोगों को तो दवाइयाँ मिल रही हैं, बट गरीब लोगों को नहीं मिल रही हैं, ठीक है। गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल खोले गए, वहाँ पे हर टाइप के महंगे से महंगे इलाज होते हैं, ठीक है। अब कहीं जगह पर थोड़ी व्यवस्था होती है, खैर, लेकिन उनके लिए भी सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो देखो सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, और ऐसे ही और क्वेश्चन है आगे, और एग्जाम्पल देखेंगे। तो हमको क्या समझना है, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में, यानी कि सोसाइटी के
पहलू से हमें बातों को समझना है, लोगों के और सोसाइटी के पहलू से। दवाइयां किस प्रकार प्रभावित होती हैं या दवाइयां किस प्रकार प्रभावित करती हैं, ये बात अगर आपको समझ में आती है तो सोशल फार्मेसी आपको आसान लगेगी। हाँ, चिकन पॉक्स में कुछ लोग मेडिसिन नहीं लेते हैं, बट चिकन पॉक्स की रियलिटी भी यही है कि मेडिसिन उसके ऊपर असर नहीं करती है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ एंटीबायोटिक वगैरह दी जाती है। चिकन पॉक्स से याद आ गया तो बता दूं मैं, चिकन पॉक्स, ठीक है ना, चिकन पॉक्स होता है कि हम लोग कहते हैं ना 6-7 दिन में आता है और चला जाता है। तो उसमें होता है क्या है, जो इन्फेक्शन वगैरह है, तो फीवर वगैरह आता है, उसको डाउन करने के लिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए उसके लिए मेडिसिन चलती है, जो कि लेनी भी चाहिए, नो डाउट। बट ये अपने आप पीक पर जाता है और फिर डाउन होके चला जाता है, ठीक है, ये चीज़ भी है इसकी। लेकिन हाँ, मेडिसिन लेनी चाहिए। फीवर बहुत तेज है, दर्द बहुत ज़्यादा है, कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए मेडिसिन अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो जरूर लेनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है, कई जगह ऐसा है कि नहीं लेते हैं। कई चिकन पॉक्स छोड़ो, कई गांव में तो लोग, मैंने देखा है, पुराने चले जाए, सांप वाम काट लेता है, नहीं जाते, झाड़ फूक कर रहे हैं, बेचारा इंसान मर जाता है, होती है सब चीज़ें, ठीक है। तो ये यहाँ से अब आपको समझ में आया होगा कि ये सोशल फार्मेसी में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम दवाइयों को लेकर के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको खाने को लेकर के, फॉलो करने को लेकर के, वो सारी बातें यहाँ पर हमारी होने वाली हैं। अब हम कह सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं कि भाई सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन क्या है। सोशल फार्मेसी इज द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल भी है, बाकायदा जॉब्स हैं सोशल फार्मासिस्ट की, ठीक है, लोगों से डील करना पड़ता है यहाँ पर। प्रोफेशनल डिसिप्लिन है जो स्टडी करता है द इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन मेडिसिन, फार्मासिस्ट, पेशेंट एंड सोसाइटी। दवाइयाँ, फार्मासिस्ट, पेशेंट, सोसाइटी सब आपस में जुड़े हुए हैं, इनमें आपस में डील करता है, किस तरह ये आपस में जुड़े हुए हैं। प्रमोट करते हैं सेफ, इफेक्टिव, रैशनल एंड इक्विटेबल यूज। भाई मेडिसिन सेफ तरीके से ली जाए, इफेक्टिव तरीके से ली जाए, तार्किक है ना, इलॉजिकल तरीके से दवाई नहीं खानी है कि किसी के कहने से खा लिया, और इक्विटेबल यूज, यानी कि जो एक गरीब को मिल रही है या जो एक अमीर को मिल रही है वही एक गरीब को भी दवा मिलनी चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। एज अ डिसिप्लिन सोशल फार्मेसी डज नॉट फोकस ऑन हाउ ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर्ड। तो आप जैसे ऊपर का एक्चुअली ये जो पॉइंट था, ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंट लेके आया था। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इतना सारा तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, एक लाइन लिख के छोड़ देंगे। तो उसी में अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो डेफिनेशन दे करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई सोशल फार्मेसी फोकस नहीं करता है कि दवा कैसे मैन्युफैक्चर होती है या फिर हाउ दे एक्ट इनसाइड द बॉडी, कि बॉडी में वो कैसे एक्ट करती है। बजाय इसके इट स्टडीज हाउ सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, ठीक है, सामाजिक, कल्चरल जो रीति रिवाज हैं, इकोनॉमिक पैसे संबंधित, साइकोलॉजिकल दिमाग में जो भरा हुआ है, बिहेवियरल जो इंसान का बिहेवियर है, रवैया है, और पॉलिटिकल फैक्टर क्यों कहा गया, सरकार की क्या मंशाएं हैं, क्या सरकार सरकारी अस्पतालों में सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवा रही है कि नहीं करवा रही है, तो पॉलिटिकल फैक्टर भी आता है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। ये सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं द यूज ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो हम लोग अल्टीमेटली क्या है, दवाएं किस तरह से लोगों से, समाज से हर तरीके से कनेक्ट करती हैं और वो किस तरह से दवाइयों से कनेक्ट कर रहे हैं, इन सब की चीजों को स्टडी करते हैं, दैट इज द सोशल फार्मेसी, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए, आप इतना ये एक्सप्लेन कर सकते हो, काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन अभी हम बात कर रहे हैं, उसके कुछ की फीचर्स की बात करते हैं। जैसे मान लो 5 नंबर में क्वेश्चन आया, सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन, आपने डिफाइन किया। आप चाहो तो जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया वो एक्सप्लेन भी कर सकते हो, नो डाउट, डिफाइन कर देंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके कुछ फीचर्स बता देंगे। फीचर्स कि भाई ये मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है, कई सारे सब्जेक्ट से मिल करके ये सब्जेक्ट बनता है हमारा। जैसे कई सारे सब्जेक्ट से क्या ले रहा है, नॉलेज ले रहा है, फार्मेसी से नॉलेज ले रहा है दवाइयों की, समाज की नॉलेज ले रहा है, समाज शास्त्र सोशियोलॉजी से, दिमाग में क्या चल रहा है इंसान के, साइकोलॉजी यूज करता है, पब्लिक हेल्थ, पूरे ओवरऑल पब्लिक की हेल्थ क्या है, देन हेल्थ इकोनॉमिक्स, हेल्थ के लेकर के जो अभी अपना पैसों को लेकर के बजट लगा रही है सरकार, या कोई इंसान अपने बजट के हिसाब से किस प्रकार से दवाइयाँ ले रहा है, एथिक्स, नैतिकता, अमीर गरीब सबको सेम बराबर दवाई मिलनी चाहिए, कम्युनिकेशन, क्या कम्युनिकेशन हो पा रहा है फार्मासिस्ट और इसके बीच में,
क्या कहते हैं पेशेंट के बीच में, या सरकार जो जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है क्या वो लोगों को तक पूरा कम्युनिकेट हो पा रही है। देन हेल्थ पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट लेकर के आ रही है। तो ये सारी चीजों से नॉलेज ड्रॉ करके फिर हमारा सब्जेक्ट बनता है सोशल फार्मेसी। ठीक है, तो बच्चा सोशल फार्मेसी में जो कुछ बच्चों की कई बार बैक लग जाती है, कई बार नंबर कम आते हैं या अच्छा आंसर नहीं लिख पाते क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता है कि हमें यहां जोड़ना किससे, हमारे आंसर लिखते वक्त हमें क्या चीज एक्सप्लेन करनी है और किस तरीके से करनी है। हाँ, कह सकते हो नॉर्मल पीपल एंड, ठीक है, सोशल है तो यहां पर 2 वर्ड जरूर लिख दीजिएगा। नॉर्मल पीपल हो गया, यानी कि पीपल एंड सोसाइटी, है ना, क्योंकि भाई लोग तो बहुत सारे हैं और हर इंसान ने अपनी सोसाइटी बना रखी है। ठीक है, सोसाइटी में सबसे मोटा मोटा अगर हम डिवीजन करें तो लोगों ने धर्म बना लिए, धर्म के अंदर अलग अलग समाज के लोग बना लिए, तो ये सोसाइटी, और हर सोसाइटी का अपनी ही एक कल्चरल एक मान्यता है। खैर वो एक टॉपिक चलेगा वहां पर, तो सोसाइटी जरूर मेंशन करना। दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द मेडिसिन पेशेंट एंड सोसाइटी। दवाइयां पेशेंट और सोसाइटी के बीच में जो क्या संबंध है एक, वो हमको समझने में हेल्प मिलती है। फिर बात करें कि आखिरकार इसको हमने बनाया क्यों। अब देखो यहां से जो टॉपिक आएंगे वो काफी सारे टॉपिक या हेडिंग्स हैं, जो इसके अंदर हेडिंग्स है उसके अंदर की जो टॉपिक, मतलब ये आगे से ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर की जो हेडिंग्स है और आगे जो टॉपिक आएंगे उसके अंदर की जो हेडिंग्स होंगे, बहुत सारी हेडिंग्स आपको कॉमन सी मिलेंगी, तो कंफ्यूज मत करना, कॉमन है वो, क्योंकि और कोई आंसर है ही नहीं उनका। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ये आंसर यहाँ पे भी, ये आंसर यहाँ पे भी है, मुझे तो पूरा हर एक हेडिंग के अंदर बताना है, तो वो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आप जब एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो कॉमन अगर हेडिंग है तो सब में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव की बात कर लें कि भाई ये डिसिप्लिन है, विषय बना जाए, क्यों? पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। हम चाहते हैं कि पब्लिक की हेल्थ अच्छी हो और प्रिवेंटिव हो, यानी कि हम ये सब्जेक्ट बनाए हैं ताकि हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, हेल्थ को प्रमोट करने का मतलब लोग हेल्दी रहें, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, डिजीज प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन आ गया, हाइजीन साफ सफाई के बारे में, न्यूट्रिशन अच्छा खाना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, भाई सिगरेट दारू छोड़ो, ये सब बातें जब हम फैलाएंगे, फार्मासिस्ट बताएगा तभी चीज़ें हो पाएंगी ना। तो ये सामाजिक दृष्टिकोण से हम लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो ये लाइन जब आपको अगर याद हो जाती है तो मन से बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, जो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, फिर बता रहा हूं यहां पर, पहले जब वीडियो बनाता था कि लकीर का फकीर नहीं बनना है। लकीर का फकीर मतलब ये नहीं कि एकदम सर ने जो लिखा है लाइन टू लाइन एकदम रटने बैठ गए। हेडिंग समझ में आ गई, उसके अंदर क्या लिखना है वो एक बार दिमाग में सेट हो गया, खेल खत्म, हेडिंग याद रखो बस, उसके आगे का खुद से भी लैंग्वेज बना के लिख सकते हो। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा, आसान सब्जेक्ट है। हेल्थ एजुकेशन एंड लिटरेसी, लोगों को हेल्थ के बारे में नॉलेज ही नहीं है। जी हाँ, लोगों को हेल्थ के बारे में नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा मैं बात बताऊं कि लोगों को आधे से ज्यादा लोग कहते हैं कि क्या, जैसे शुगर है ना, मीठा डायबिटीज में नहीं खाना चाहिए। भाई मीठा नहीं खाना चाहिए, लोगों को ये नहीं पता है कि जो भी आप मीठा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, कुछ भी मीठा खा रहे हैं, और जो भी मीठा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, यही शुगर आपकी बॉडी में फैट बन के जमा हो जाता है। अभी लोगों को बोल दो, आदमी एकदम हैरान हो जाता है, फैट कैसे बन गया ये? यस, जो मीठा होता है वो फैट बन के जमा हो जाता है, और इसीलिए मीठा मोटापा बढ़ाता है। और जो इंडियंस हैं खूब मीठा खाते हैं, मीठे के बहुत शौकीन है। खैर, तो जहाँ जो लोग प्रॉपर वर्कआउट वगैरह करते रहते हैं, चीज़ें हैं, उनका कंट्रोल रहता है। लेकिन आप अगर मीठा एक्सेस में खा रहे हैं तो वो आपका मोटापे में कन्वर्ट हो रहा है, फैट में जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो हेल्थ एजुकेशन बहुत जरूरी है। पेशेंट को यहाँ पे, पेशेंट को हमें गाइड करना है कि भाई चीज़ें हैं, कैसे आप ठीक लोगे, मेडिसिन यूज़ कैसे करोगे। एडहेरेंस, एडहेरेंस मतलब होता है, जैसे एडहेरेंस, एडहेर का वैसे मीनिंग होता है चिपकना है। तो यहाँ पे किससे चिपकना है? जिस तरह से दवाई बोली गई है, जिस टाइम पर बोली गई है, ठीक उसी टाइम पर खानी है, उसी तरीके से खानी है, उसको हम कहते हैं दवाई का अनुपालन करना, या मेडिकेशन एडहेरेंस कहा जाता है। डिस्पेलिंग हेल्थ मिथ, अगर कोई हेल्थ को लेकर के मिथ है, भ्रम है, तो उसको दूर करना, या कोई मिस इन्फॉर्मेशन है तो उसको दूर करना। तो ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी? हेल्थ एजुकेशन के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, देन एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज कंट्रोल, अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा एपिडेमियोलॉजी, मतलब
पूरी पॉपुलेशन की हम स्टडी करते हैं डिजीज के पर्सपेक्टिव से। अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीज स्प्रेड, कोई बीमारी जो है वो पब्लिक में फैलती कैसे है। जैसे बरसात आ गई है, मलेरिया बढ़ता है एकदम से, तो हमको पता है, तो है ना, ऐड वगैरह खूब चलते हैं कि भाई पास में पानी ना जमा होने दें, ये ना करने दें, कैरोसिन छिड़के वगैरह वगैरह। तो ये कैसे, अब हमें पता है कि मलेरिया फैलेगा, इस एरिया में ज़्यादा फैलेगा, या जहाँ पर बाढ़ आ गई है हमको पता है बाढ़ का पानी जैसे सूखेगा बीमारियाँ बढ़ती हैं, सारा गीला गीला होता है, बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैलती हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीज स्प्रेड, बीमारी कैसे फैलती है किसी पॉपुलेशन में, एंड सपोर्टिंग नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव, तो हमको ये भी समझना है बीमारी कैसे फैल रही है ताकि समय से पहले उसका रोकथाम किया जा सके। एपिडेमियोलॉजी और नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चल रहे हैं, मलेरिया प्रिवेंशन है, या मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं, इनमें हमको क्या लेना है, हिस्सा लेना है और प्रमोट करना है। देन फार्माको एपिडेमियोलॉजी एंड हेल्थ इकोनॉमिक्स। फार्माको एपिडेमियोलॉजी, हमें यह भी समझना है मेडिकेशन सेफ्टी अक्रॉस लार्ज पॉपुलेशन, क्या जो मेडिसिन चल रही है वो एक बड़ी पॉपुलेशन को दी जाती है तो क्या वो सेफ है। लाखों में एक दो पे साइड इफेक्ट आ रहा था तो ठीक है, लाखों में अगर हजारों पे साइड इफेक्ट आ रहा है तो गड़बड़ है मामला। एंड द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग थेरेपी, भाई हमारी जो पॉपुलेशन है वो, हमने पता ना 85% पॉपुलेशन पुअर है, ठीक है, और तो क्या वो पॉपुलेशन उसको अफोर्ड कर पाएगी। तो ये सब चीज़ें भी हमको समझनी है, वही तो मेडिसिन हम लेके आएंगे। अगर हम सस्ती और अच्छी मेडिसिन नहीं लेके आएंगे, गवर्नमेंट वो मेडिसिन नहीं लागू करेगी, तो आम आदमी उसे खरीद नहीं पाएगा और मौतें बहुत ज़्यादा होंगी, फिर मौतों को जिम्मेदार सरकार के ऊपर आएगा। तो ये सब चीज़ समझनी है हमको। और ये सब कैसे, अब देखो यहाँ पे हम कोई भी चीज़ दवाइयों की नहीं पढ़ रहे हैं, समाज के ऊपर कैसे फ़र्क पड़ेगा सस्ती होने का, महंगे होने का, ठीक है, दवाइयाँ अच्छे से पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब चीज़ें हम लोग सोशल फार्मेसी में देख रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव 3 नंबर में चाहे वो सोशल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव आ जाए चाहे डिसिप्लिन का आ जाए, एक ही बात है, आप सेम ही लिखेंगे। सोशियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, ठीक है, तो हम सामाजिक और व्यवहारिक अगर पहलू को देखें तो हमें स्टडी करना है पेशेंट्स के एटीट्यूड को, पेशेंट का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स इलनेस। पेशेंट क्या कहता है, ठीक है ठीक हो जाएंगे, ऐसी एक गोली खा लो आराम पड़ गया, अब नहीं खाना, ऐसा करता है पेशेंट, नहीं करना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लायंस एंड अडेरेंस, मैंने बताया कितना अनुपालन कर रहा है दवाइयों का। ठीक है, एंड कल्चरल फैक्टर, कौन से कल्चरल फैक्टर हैं जो उसे प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, हेल्थ डिसीजन लेने से। इसकी बातें थोड़े से एग्जाम्पल आगे दे रखे मैंने, उसको समझेंगे और डिटेल में। देन द 6th वन इज रेगुलेटरी एंड हेल्थ पॉलिसी। हमको जो सोशल फार्मासिस्ट होगा इस सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे, तभी उसी के हिसाब से हमारे पास रूल रेगुलेशंस और हेल्थ पॉलिसीज डेवलप होती हैं। हमको समझनी है हेल्थ केयर सिस्टम को कि भाई हमारे जो सोसाइटी है वहाँ पर किस टाइप का हेल्थ केयर सिस्टम मौजूद है। ठीक, ड्रग पॉलिसीज क्या है, एसेंशियल मेडिसिन क्या है हमारे पास, एसेंशियल मेडिसिन जो जरूरी मेडिसिन हैं, ठीक है, उनको एसेंशियल कहते हैं। एंड लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग पब्लिक हेल्थ, और कानूनी क्या क्या ढांचे हैं जो कि क्या करती हैं, पब्लिक हेल्थ को गवर्न करती हैं, यानी कि पब्लिक हेल्थ को सपोर्ट कर रही है एक तरह से। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है उद्देश्य हैं इस डिसिप्लिन को लेकर के। उसके बाद अगला जो इसके अंदर इसका की फीचर आता है एकेडमिक इंपॉर्टेंस। हमको, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी एक क्या है जरूरी है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये सब चीज़ें भी होती हैं फार्मेसी के अंदर। हो सकता है सोशल एज ए सोशल फार्मासिस्ट आपकी कहीं पे जॉब लगे, आगे जाकर के आप हायर उसमें चले जाएं, ठीक है, एज ए सोशल फार्मासिस्ट आप वर्क करें तो आप वहाँ पर आपको लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आगे जाके आपके ऐसी जगह जॉब लगे जहाँ पर आप रिसर्च कर रहे हैं कि भाई दवाइयाँ लोग कैसे खा रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे हैं, तो वहाँ पर दवाइयों से कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये एज ए सब्जेक्ट जब पढ़ोगे तभी वो चीज़ समझ में आएगी। टॉट एज अ कोर सब्जेक्ट इन फार्मेसी एजुकेशन। ठीक है, फार्मेसी एजुकेशन में एक मेन सब्जेक्ट के तौर पे ये पढ़ाया जा रहा है। इनहेंसेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट सेंटर्ड केयर। यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि अब आपको भी लग रहा होगा क्या इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत से लोग हैं ना अपना अपना देश देख रहे करके, अब यहाँ समझ में आ रहा है कि गरीब की चिंता किस लेवल से की जा रही है। ये सोशल फार्मेसी में आपको क्या लगता है, अमीर तो अपनी देखभाल कर ही लेगा, सोशल फार्मेसी एक्चुअली गरीबों के लिए है। ठीक है, गरीब को नहीं पता, अनपढ़ को नहीं पता, जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, कि भाई हमको कैसे दवाइयाँ खानी या लेनी है, और दवाई नहीं खाएंगे तो उसके क्या बुरे असर होंगे। जो पढ़ा लिखा इंसान है एक बार को, और जो रिच मिडिल क्लास है, रिच लोग हैं, उनको एक बार अपना आइडिया है। तो ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट गरीबों के हित के लिए है। ठीक है,
तो हम हो गए पेशेंट सेंटर्ड केयर। तो यहाँ पर एक तरह से जो पेशेंट होता है, खैर अमीर गरीब दोनों हो सकते हैं, और एक पेशेंट वो भी हो सकता है जो बहुत अमीर भी है लेकिन उसको अपने नॉलेज नहीं है। तो पेशेंट की देखरेख के लिए मेन अपना ये क्या है, टॉपिक है। प्रिपेयर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहा है फॉर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। आपके पास कोई पेशेंट आया, वो उसके लिए कोई दवा खाना जरूरी है लेकिन वो खा नहीं रहा, कुछ मान्यता है उसकी, कुछ भ्रम है, कैसे तोड़ोगे उसका वो भ्रम, ये आपके लिए रियल वर्ल्ड चैलेंज आ गया। ठीक है, इन कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी सेटिंग, या कम्युनिटी फार्मेसी में आप काम कर रहे हो या हॉस्पिटल फार्मेसी में काम कर रहे हो, पेशेंट आएंगे अलग अलग तरीके से, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो वहां पर आपको उसको ब्रेक डाउन करना है कि भाई ये गलत है, तुम्हारी सोच ये गलत है। ठीक है, तो एकेडमिक इंपॉर्टेंस आ गई, एकेडमिक जब पढ़ोगे तभी आप प्रिपेयर हो पाओगे। चौथा है कि ये सब्जेक्ट ऐसा ही नहीं है, बाकायदा रिसर्च ओरिएंटेड डिसिप्लिन है। रिसर्च होने के बाद यहां चीजें बोली जाती हैं। जी हाँ, देखो यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी, रिसर्च वाली बातें बात करते हैं अभी, मजेदार चीज। सोशल फार्मेसी इज रिसर्च ओरिएंटेड डिसिप्लिन। ऐसे ही नहीं कि थ्योरी लिख दी यहाँ 4 लोगों से। हमको ये बात कैसे पता चल रही है कि लोग भ्रम में हैं, रिसर्च की गई। हमें कैसे पता चल रहा है कि लोग कुछ खास मान्यताएं के कारण दवाइयां नहीं खा रहे हैं, रिसर्च की गई है। ठीक है, तो ये रिसर्च ओरिएंटेड डिसिप्लिन है। बिकॉज डिसिप्लिन का मतलब सब्जेक्ट मान लो आप, बिकॉज इट यूजेस साइंटिफिक रिसर्च, यहाँ पे बाकायदा साइंटिफिक रिसर्च होती है टू स्टडी हाउ मेडिसिन आर यूज्ड इन सोसाइटी। मेडिसिन किस प्रकार से सोसाइटी में यूज हो रही हैं, आइडेंटिफाई मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दवाइयों से लेकर क्या दिक्कतें हैं लोगों के अंदर, क्यों फॉलो नहीं करते हैं, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। एंड डेवलप स्ट्रेटजीज, और रणनीति तैयार करना टू इंप्रूव पेशेंट केयर एंड पब्लिक हेल्थ। पेशेंट की केयर हो सके और पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो सके, उसको लेकर के हमें स्ट्रेटजी भी तैयार करनी है। कुछ खास जो मिथ हैं फैले हुए, उनको कैसे ब्रेक करेंगे वो भी हमें समझना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब 1 बाय 1 समझते हैं। थोड़े से मैंने एग्जांपल लेके आया हूं यहां पर। ओके, रिसर्च की बात करें, जैसे कि ड्रग यूटिलाइजेशन स्टडी की बात करें। ड्रग यूटिलाइजेशन स्टडी एग्जामिन्स हाउ मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड। इस स्टडी में हम लोग देख रहे हैं कि दवाइयां प्रिस्क्राइब करने का पैटर्न क्या है डॉक्टर्स के अंदर। ठीक है, और किस प्रकार से वो डिस्पेंस की जा रही हैं और किस तरह से यूज की जा रही हैं पेशेंट के द्वारा इन रियल लाइफ। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, हमने क्या पाया रिसर्च करके कि एक हॉस्पिटल के अंदर 70% पेशेंट्स विद वायरल फीवर, रिसर्च की गई जहां पे हमने देखा कि 70% जो पेशेंट आए उनको क्या था, वायरल फीवर था। ठीक है, आज प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक, उनको एंटीबायोटिक दे दी गई। ठीक है, वायरल फीवर यानी कि वायरस को कहते नहीं मारने का, खत्म करने का, यानी कि अगर कोई वायरस इन्फेक्शन होता है तो वहां पर एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक कायदे में देनी नहीं चाहिए। एंटीबायोटिक दी इसलिए जाती है कई बार कि कोई दूसरा इन्फेक्शन होने का संभावना होती है, इस चक्कर में दे देते हैं। तो क्या पाया गया, 70% पेशेंट थे वायरल फीवर के और उनको भी एंटीबायोटिक डॉक्टर्स लिख रहे हैं, इवन दो एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस। यस, वायरस के खिलाफ एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहां पे कुछ बच्चों के मन में डाउट आएंगे, तो मैं फिलहाल एक चीज अभी क्लियर कर दूं, जिस प्रकार से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार करके बॉडी से अलग कर देती हैं, उस तरीके से एंटीबायोटिक वायरस के ऊपर काम नहीं करती हैं। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, टॉपिक फिर बाद में डिटेल में लेंगे। फिलहाल इतना समझो, एंटीबायोटिक्स वायरस को वो नहीं करती हैं, ठीक है, उसके खिलाफ काम नहीं करती हैं। और अगर आप एंटीबायोटिक दे रहे हो तो एक टर्म आता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि जो अगर कई बार ऐसा होता है कि बैक्टीरिया वगैरह है बॉडी में, सिस्ट बना के सिस्ट के फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो जो बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक जो होता है वो बॉडी से फिर यूरिन के थ्रू या कहीं और से निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। यानी कि जो हमारे वाकई में इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरियाज हैं, बेवजह एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो अपने अंदर म्यूटेशन लाके, चेंजेस ला करके इन एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं और उनके ऊपर फिर एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। दिस स्टडी आइडेंटिफाइज अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज एंड हेल्प रिड्यूस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब इस स्टडी से हमें क्या मिला कि भाई एंटीबायोटिक का यूज क्यों कर रहे हो बेवजह, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा,
तो किसके लिए दिक्कत है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, लोगों के लिए दिक्कत है ना, नॉर्मल दवाइयां काम नहीं करेंगी उनके ऊपर फिर। ठीक है, तो ड्रग यूटिलाइजेशन स्टडी, यहां से हमने लोगों की भलाई के लिए एक चीज स्टडी करी, सोशल फार्मेसी। आगे आते हैं रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों का, सेकेंड ईयर में डिटेल में आएगा। रैशनल का मतलब होता है तर्क संगत। तर्क संगत का मतलब क्या है? आपको कोई डिजीज है, अब समझना, कोई बीमारी है, लेट मान लेते हैं टाइफाइड है आपको, किसी को, आपको नहीं, किसी को, पेशेंट किसी को टाइफाइड है। तो टाइफाइड एक तो फर्स्ट उसके लिए राइट मेडिसिन देनी चाहिए, दूसरा राइट डोज होनी चाहिए। भाई डोज, बच्चा है बूढ़ा है उसके हिसाब से राइट डोज होनी चाहिए, राइट टाइम पर दी जानी चाहिए। चौथा राइट ड्यूरेशन के लिए दी जानी चाहिए। राइट ड्यूरेशन मतलब टाइफाइड के लिए नॉर्मली जितना मेरी नॉलेज है शायद 15 से 21 दिन दवा चलती है। अगर आपने इससे कम दी है या इससे ज़्यादा दे रहे हो तो दोनों चीज़ें बेकार है। कम दे रहे हो तो पूरी तरह ठीक नहीं होगा। ठीक है, राइट टाइम, राइट डोज, राइट फ्रीक्वेंसी, यानी कि राइट डोज हो गया, राइट टाइम हो गया, राइट ड्यूरेशन हो गया, और 2 पॉइंट और होते हैं, राइट ड्यूरेशन हो गया शायद, और इकोनॉमिकली इफेक्टिव। तो इस टाइप से 4 चीजें होती हैं। तो जब इस तरीके से, फिलहाल 4 को समझते हैं, इस तरीके से दवा दी जाती है तो उसको हम कहते हैं कि ये दवा आपको रैशनलाइज है, तर्क संगत है ये दवा। पता चला एंटीबायोटिक जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव थी वो नहीं दी, या डोज दी जानी चाहिए थी 500 mg, आप दे रहे हो 200 mg, बेकार है मामला। कोई भी चीज अगर फॉलो नहीं हो रही है, दिन में 2 बार देनी चाहिए, आप दे रहे हो 3 बार, कोई भी चीज अगर सही फॉलो नहीं हो रही है तो उसको हम कहते हैं इर्रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। क्या कहते हैं? इर्रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये रैशनल यूज हो गया। तो समझा दिया आपसे, को सब पढ़ते हैं यहाँ पे। रिसर्च ऑन रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, रिसर्च कर रहे हैं क्या दवाइयां रैशनल तरीके से दी जा रही हैं। ये इंश्योर करता है दैट पेशेंट रिसीव द राइट मेडिसिन। इससे क्या हमको सुनिश्चित हो जाएंगे कि पेशेंट को राइट मेडिसिन करेक्ट डोज में फॉर द एप्रोप्रिएट ड्यूरेशन, जितना समय के लिए दी जानी चाहिए उतने समय के लिए, एंड एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। 4 दवाइयां हैं, एक बहुत महंगी एक सस्ती है, चारों का असर सेम ही है, तो सबसे सस्ती वाली ही प्रिफर की जानी चाहिए। ठीक है, अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब वो रैशनल है। एग्जाम्पल के तौर पर अ स्टडी कंपेयर 2 मेडिसिन फॉर हाइपरटेंशन, एक स्टडी की गई और बीपी के लिए, हाइपरटेंशन के लिए 2 मेडिसिन फॉर हाइपरटेंशन, फाइंड्स दैट ड्रग ए और बी 2 दवाइयां थी, जो दवा ए है प्रोवाइड्स द सेम थेरेपेटिक बेनिफिट एज ड्रग बी। ए और बी का सेम ही इफेक्ट है, ठीक है, बट कॉस्ट हाफ एज मच, लेकिन ए का जो कॉस्ट है वो बी का आधा है। बेस्ड ऑन दिस एविडेंस ड्रग ए इज रिकमेंडेड एज द प्रीफर्ड ट्रीटमेंट। और इस रिसर्च पर अब ए को अगर रिकमेंडेशन मिलती है तो वो रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहलाएगा। तो अभी आप पढ़ेंगे धीरे धीरे, सेकेंड ईयर में बहुत सारी चीजें आएंगी रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में, और प्लस किस तरह से हम इसेंशियल मेडिसिन। अब ए और बी में हमारा जो वो है, हमारी कंट्री की NELM, यही है ना, नेशनल, थोड़ा सा बता देता हूं मैं, उल्टा हो गया, नेशनल लिस्ट, ये एल इधर आएगा, ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। ये एक लिस्ट होती है, मेडिसिन तो बहुत सारी है ना, एक लिस्ट बनाई जाती है सरकार की तरफ से, उसके अंदर कुछ खास दवाइयों को रखा जाता है। जैसे ए और बी में से ए को रखा जाएगा और ए को ही बोला जाएगा कि हाइपरटेंशन के लिए यही दवा प्रीफर की जाएगी। ठीक है, तो ये जो नेशनल लिस्ट आती है यानी कि उसके अंदर ए चलेगी हमारी। तो क्या हो गया यहाँ से, एक तो रैशनल यूज हो गया दवा का, प्लस हमारी नेशनल लिस्ट में भी आ गई। तो नेशनल लिस्ट इसलिए बता दी मैंने, सेकेंड ईयर में इसका डिटेलिंग है कि इस तरीके से जब रिसर्च होती है, सर्वे होता है, उसी के हिसाब से हमारी लिस्ट बनती है और रैशनल यूज जो होता है तभी हो पाता है। बाकायदा गाइडलाइन होती है, आगे सेकेंड ईयर में पढ़ोगे कि हर ट्रीटमेंट के लिए गाइडलाइन होती है और उसमें कौन सी दवा बेस्ट है, उसका बाकायदा सब कुछ होता है, सब कुछ। तो उस गाइडलाइन में ए को ही प्रेफरेंस मिलेगी, और ये कैसे पता चला? रिसर्च करके। देन फार्माको इकोनॉमिक्स।
फार्माकोइकोनॉमिक रिसर्च एवेल्युएट द कॉस्ट एंड आउटकम ऑफ मेडिसिन। कोई दवा कितनी महंगी है, ठीक है, और उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं। फार्माकोइकोनॉमिक्स, यहाँ पे इकोनॉमिकली हम उसको क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, यानी कि रिसर्च हो रही है। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। एंड हेल्थ केयर इंटरवेंशन टू आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, और हम उसका हेल्थ केयर देखते हैं, जो ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ, और पता लगाते हैं कि भाई सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट कौन सा था। एग्जाम्पल समझते हैं। रिसर्च हुई कंपेयर टू इंसुलिन प्रिपरेशन। डायबिटीज होगा तो दो अलग अलग प्रकार की इंसुलिन थी, उसको डायबिटीज के लिए ट्रीट किया गया। अब क्या बोल रहा हूं, ऑल दो इंसुलिन एक्स इज मोर एक्सपेंसिव, एक्स जो है वो ज्यादा महंगी है। सपोज दो है एक्स और वाई, ठीक है, मान लेते हैं एक्स और वाई है, तो एक्स जो है वो ज्यादा महंगी है, लेकिन इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस हॉस्पिटल एडमिशंस। वो ज्यादा महंगी है, लेकिन महंगी होने के साथ साथ अगर हम इसको लेते हैं तो डायबिटीज की वजह से जो हॉस्पिटल में कई बार एडमिट होना पड़ता है वो एडमिट होना नहीं पड़ता है। काफी हद तक ये हॉस्पिटल के एडमिशन को कम कर देती है ड्यू टू बेटर ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, ठीक है। द स्टडी कंक्लूड दैट इंसुलिन एक्स इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव इन लॉन्ग टर्म। अब वाई सस्ती है तो क्या लग रहा है, अरे यार एक्स तो महंगी है। कुछ लोग सोचते हैं ना, डॉक्टर क्या कहता है, कई बार हम कहते हैं डॉक्टर महंगी दवाई लिख रहा है या महंगी दवाई खा रहे हैं, लेकिन नहीं, अगर आप सस्ती दवाई खाओगे तो साल में कुछ एक आध दिन ऐसे भी हो जाएंगे कि दवा कंट्रोल नहीं कर पाएगी और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। हॉस्पिटल का जो 3-4-5 हज़ार का एक्स्ट्रा बिल आएगा वो इस महंगी मेडिसिन से भी क्या हो जाएगा, ज्यादा ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये रिसर्च की गई यहाँ पर फार्माकोइकोनॉमिक्स। लॉन्ग टर्म में, क्योंकि डायबिटीज तो भाई जिंदगी भर खानी है दवा, तो लॉन्ग टर्म में कौन सी दवा आपको बेटर पड़ने वाली है, ठीक है। महंगी है लेकिन सस्ती है, ये सस्ती है लेकिन महंगी पड़ जाएगी क्योंकि आप हॉस्पिटल में भी एडमिट होने की संभावना रहेगी। क्लियर। तो ये सोशल फार्मेसी का पर्सपेक्टिव, अब आपको उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी काफी हद तक एग्जाम्पल के साथ। जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आप एग्जाम में चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखो तब भी चलेगा। देन मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आप समझते हैं दवा से संबंधित क्या है। सोशल फार्मेसी इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम कॉज्ड बाय इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन। सोशल फार्मेसी हम ये भी देखते हैं कि दवा को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो क्या दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि सच एज मेडिकेशन एरर। कोई दवाई में गलती है ना, गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो गई है, सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हो, ठीक है, हल्का फुल्का बुखार आ रहा है, कोई और दिक्कत है तो आप खुद से ही दवा ले ली। इवन कई बार क्या होता है, किसी और की दवा रखी होती घर में, अच्छा बुखार के लिए डॉक्टर ने दी थी, आप खुद खा लेते हो। ड्रग अब्यूज, किसी दवा का आप बेवजह यूज कर रहे हो, जैसे कि इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो अब बंद हो गया है, पहले कोडीन सिरप आता था, है ना, उसमें कोडीन हुआ करता था, नशा हो जाता था लोगों को। कोडीन पीने से नशा होता था क्योंकि कोडीन आगे जाकर कन्वर्ट होता था मॉर्फिन में, ठीक है, तो नशा करता था बॉडी के अंदर, खांसी ठीक करता ही था नशा भी करता था। नॉन एडहेरेंस क्यों है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो ये सारी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम जो है हमको समझनी है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अ कम्युनिटी सर्वे रिवील्स दैट मैनी पीपल स्टॉप टेकिंग एंटीबायोटिक्स। कम्युनिटी का सर्वे हुआ, पता चलता है बहुत से लोग एंटीबायोटिक का मिनिमम 3 to 5 डेज का कोर्स रहता है, करना ही होता है, भले आपका बीमारी ठीक हो गई है उसके बाद भी डॉक्टर ने बोला है 3 दिन खानी तो खानी है, बट लोग क्या करते हैं कि जैसे ही एक दिन खाया आराम पड़ गया, अब नहीं खा रहे मेडिसिन। एज सून एज दे फील बेटर, जैसे ही अच्छा लगता है मेडिसिन खाना बंद कर देते हैं, लीडिंग टू इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। अब इससे क्या हुआ, ट्रीटमेंट अधूरा रहा, लोग आदमी तो ठीक हो गया लेकिन अंदर का बैक्टीरिया नहीं मरा पूरा अभी, ठीक है। एंड इंक्रीज्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अब वो बैक्टीरिया धीरे धीरे म्यूटेट हो जाता है और नेक्स्ट टाइम वो बॉडी के अंदर ही है, अगर वो दोबारा से महीने 2 महीने बाद वापस बैक मारता है तो वो सेम एंटीबायोटिक हो सकता है काम ना करे। दिस इज द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, या जो बता रहा था मैं, हाँ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ये। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइज अवेयरनेस, इस फाइंडिंग के आधार पर जो फार्मासिस्ट है वो उस लोकेलिटी में क्या करेगा, एक ऑर्गेनाइज करेगा अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है, ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग द फुल एंटीबायोटिक कोर्स। क्या जरूरत थी इन सब चीजों की, सोशल फार्मेसी कहता है नहीं जरूरी है, ठीक है। दिस इज द सोशल फार्मेसी। तो अब आपको चीजें क्लियर हो रही हैं कि ये सब चीजें हमारी सोशल फार्मेसी से कनेक्टेड है। अब वो अवेयरनेस प्रोग्राम चला देगा, बोलेगा भाई देखो कोर्स पूरा करो, अन्यथा अभी आप जो 2 गोली बचा करके पैसे बचा रहे हो या नहीं खा रहे हो, आगे जाकर के आपका लाखों का या हजारों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि
कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ फार्मासिस्ट इंटरवेंशन ऑन पब्लिक हेल्थ। इंटरवेंशन मतलब होता है एक तरह से दखलंदाजी। फार्मासिस्ट जो हस्तक्षेप कर रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, तो अब जब फार्मासिस्ट इस तरह से चीजें करेगा, हस्तक्षेप करेगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी रिसर्च हुई। रिसर्च इवैल्यूएट हाउ फार्मासिस्ट सर्विसेज सच एज पेशेंट काउंसलिंग, अगर वो पेशेंट को काउंसलिंग कर रहा है कि दवा कैसे खानी है, कब तक खानी है, कोई साइड इफेक्ट आता है तो क्या करना है। मेडिकेशन रिव्यू, मेडिकेशन जो खाई है, ठीक है, या दी गई है, उसका रिव्यू करके सारी बातें बताता है। इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन जो दे रहा है, ठीक है, ये सब चीजें इंप्रूव करती है हेल्थ आउटकम में और रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट, क्योंकि पेशेंट को चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, दवा ना खाने के फायदे, ना खाने के नुकसान, सॉरी, और तमाम चीजें उनको अच्छे से समझ में आ गई है, जिससे कि क्या है, ओवरऑल हेल्थ तो अच्छी होती है, जल्दी ठीक भी हो जाता है कि दवाइयाँ प्रॉपर खाता है, और आगे भी चांसेस होते हैं कि वो बीमार नहीं पड़ता है, या क्योंकि दवा पूरी तरीके से खाए तो जल्दी उसी बीमारी को लेकर बीमार नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको। अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट काउंसिल पेशेंट विद हाइपरटेंशन, एक किसी को हाई बीपी था, उसने उसको काउंसलिंग दी ऑन प्रॉपर मेडिकेशन यूज, कि भाई दवा प्रॉपर कैसे खानी है, डाइट क्या लेनी है, एक्सरसाइज क्या करनी है, रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अब हाई बीपी के लोग क्या करते हैं दवा ले लेके चले गए, ठीक है, फार्मासिस्ट होगा, ये क्या बोलेगा, भाई देखो अभी आपका स्टार्टिंग स्टेज है, दवा प्रॉपर खाना, अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज जोड़ लो, फैटी चीजें खाना कम कर दो, ठीक है, और रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है। इससे बेनिफिट क्या मिला उसे, उसके दिमाग में बात समझ में आ गई कि अब अगर मैंने ये चीज नहीं करी तो आने वाले 5 साल में इस हाइपरटेंशन की वजह से मेरा हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो क्या हो गया यहाँ पर, उसका रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट। उसने यहीं से अगर ध्यान दे देगा, बीपी कंट्रोल कर लेगा, तो हाई बीपी की वजह से हार्ट के ऊपर जो असर आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, या हाई बीपी की वजह से हार्ट के साथ साथ आंखों पे भी असर पड़ता है, हार्ट के साथ साथ किडनी पे भी असर पड़ रहा है, वो असर नहीं पड़ेंगे लॉन्ग टर्म में। जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं, अगर किसी को आइडिया हो, थोड़ा सा नहीं आइडिया तो मैं बताता हूँ, अगर आप हाई बीपी को कंट्रोल नहीं करते हो, लंबे समय से हाई बीपी है, तो बीपी के साथ साथ आने वाले समय में आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, आंखों के संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, रोशनी वगैरह जा सकती है, किडनी खराब हो सकती है। जी हाँ, हाई बीपी का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। खैर, तो ये सब चीजें बचेंगी उसकी, और इससे ओवरऑल क्या होगा, हेल्थ अच्छी होगी उसकी, और हेल्थ केयर कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। आफ्टर 6 मंथ द स्टडी शोस, स्टडी की गई, 6 महीने बाद क्या पाया गया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल था, मेडिकेशन एडहेरेंस अच्छी थी, और हॉस्पिटल विजिट कम हो गए, क्योंकि अब बीपी उसका कंट्रोल में रहता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये सारी चीजों को यहां पे मैंने एग्जाम्पल डाले हैं बेटा, वो एग्जाम्पल आपको एग्जाम में एग्जाम्पल देके समझाना चाहो समझा सकते हो। एग्जाम्पल मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए डाले हैं, ताकि सोशल फार्मेसी को आप सही तरीके से कनेक्ट कर पाओ कि सोशल फार्मेसी हर जगह हमारी कनेक्टेड है, और सोशल फार्मेसी तभी अच्छी हो पाएगी जब आप लोगों को नॉलेज अच्छी होगी, ठीक है। ओके, अब ये टॉपिक एक्चुअली सबसे पहले था, व्हाट इज सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी ऐसे डिसिप्लिन, और उसमें सब कुछ हमने समझ लिया। अब ये चीजें यूं समझ में आ जाएंगी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए, तो सोशल फार्मेसी क्या है, जो ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट स्टडीज, क्या स्टडी कर रहा है, हाउ सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट द यूज ऑफ मेडिकेशन एंड हेल्थ केयर। अब ये बात हमको समझ में आती है। सोशल फार्मेसी, अच्छा डबल हो गया कि, अच्छा फार्मेसी, सोशल फार्मेसी फार्मेसी की वह शाखा है जो यह अध्ययन करती है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यवहारिक तथा मनोवैज्ञानिक कारक दवाओं के उपयोग और स्वास्थ्य सेवाओं को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ऊपर जो समझाया। अब ये डेफिनेशन आप सोशल फार्मेसी की दे सकते हो बहुत आराम से। ओके, फिर क्या कह रहा है, वाइल्ड ट्रेडिशनल फार्मेसी। ट्रेडिशनल मतलब जो पुरानी हमारी परंपरागत फार्मेसी थी, वहां पे केवल फोकस क्या होता था, केमिकल क्या है वही मेडिसिन के अंदर, उसका बायोलॉजिकल और क्लिनिकल एस्पेक्ट्स क्या है, बॉडी में जाके क्या करेगी, कौन सी बीमारी ठीक करेगी, ठीक है। सोशल फार्मेसी एग्जामिन करता है ह्यूमन एंड सोसाइटल एलिमेंट, और वहीं पे जो सोशल फार्मेसी है वो क्या देखती है, हाउ पीपल व्यू हेल्थ, लोग हेल्थ को कैसे देखते हैं, हाउ मेडिकेशंस आर प्रिस्क्राइब्ड, डॉक्टर्स किस तरह से मेडिसिन लिख रही हैं और यूज हो रही है, एंड हाउ फार्मासिस्ट कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी वेलबींग। अब अगर मैं स्टार्टिंग में इस बात को बताता तो अब आपको शायद उतना बेटर समझ में नहीं आता। अब सोशल फार्मेसी की डेफिनेशन दे करके आप इतना ये पॉइंट लिख देंगे, बस खत्म। और अब ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा।
ठीक है, चलिए अब स्कोप देखो, ऊपर जो हमने जितनी चीजें पढ़ी वो सब स्कोप में आता है। स्कोप समझते हो ना, स्कोप का मतलब जहां जहां जॉब क्रिएट हो जाए या जहां जहां सोशल फार्मेसी लागू हो रही है, अप्लाई हो रही है, ठीक है। पेशेंट सेंटर्ड केयर ये तो है ही। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इंप्रूविंग मेडिकेशन एडेरेंस, ठीक है। अब आगे लाइन नहीं पढ़ूंगा, फटाफट समझा दूंगा। यानी कि यहां पर क्या है, जो पेशेंट है हमारा वो मेडिक्स क्या करे, अनुपालन करे, प्रॉपर दवाइयां खाए, ठीक। हम यहाँ पे अंडरस्टैंड स्कोप क्या है, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं व्हाई पेशेंट डू और डू नॉट टेक मेडिसिन। हम समझने की कोशिश करते हैं पेशेंट अगर एकदम पालन कर रहा है दवाइयों का खाने का तो क्यों कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड डेवलप स्ट्रेटजी, और उसी के हिसाब से फिर स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई हमारा जो कॉम्प्लेंस है, कॉम्प्लेंस मतलब अनुपालन है, वो हो सके दवाइयों का। हेल्थ लिटरेसी एंड काउंसलिंग, हेल्थ लिटरेसी यानी कि हेल्थ को लेकर के जो जागरूकता है, इसमें क्या पेशेंट की हेल्प होती है, अंडरस्टैंड देयर मेडिसिन, कि वो क्या दवाइयाँ खा रहा है, डिजीज को बेटर समझ पाता है थ्रू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कि क्या बीमारी है, दवाई खाना क्यों जरूरी है, ये सब चीज़ें। कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, कंसीडर कल्चरल बिलीफ, लैंग्वेज बैरियर। कई बार क्या है, इंग्लिश हिंदी या आप दूसरे स्टेट में है या जो फार्मासिस्ट है किसी और भाषा में बात कर रहा है तो वो लैंग्वेज बैरियर कई बार आ जाता है, या लैंग्वेज बैरियर में ये भी नहीं आता है। कई बार क्या है, हम लोग मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल कर देते हैं ना, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, पेशेंट समझ नहीं पा रहा है तो वो दिक्कत आती है। सोशल स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा मतलब जो कई बार क्या एक तरह से कह लो कि सामाजिक कलंक, कि अरे आप ये खा रहे हो, ये मेडिसिन खा रहे हो, ये तो अच्छा नहीं होता है ना, लोग उसको सही नहीं मानते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर क्या है समझना है ताकि पेशेंट की केयर हो सके। तो ये सारे पॉइंट आ गए, मैंने कहा ना अब ये सारे पॉइंट पीछे वाले ही रहेंगे, मतलब घूम करके रिपीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, पब्लिक हेल्थ देखनी है हमें। यहाँ पे हम समझेंगे फार्मासिस्ट रोल इन हेल्थ प्रमोशन, ठीक है। जो स्कोप है कि पब्लिक हेल्थ के तौर पर भी क्या है, जॉब अवेलेबल है या पब्लिक हेल्थ में सोशल फार्मेसी लागू होती है। सोशल फार्मेसी सपोर्ट करती है फार्मासिस्ट को इन एरिया लाइक वैक्सीनेशन, कि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करें, स्मोकिंग छोड़ें और अवेयरनेस करें। बीमारियां हैं जैसे HIV है या TB है, इसको लेकर के जागरूक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। कंट्रोल ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो बहुत जरूरी है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे होगा, जब आप उनको क्या करोगे प्रमोट करोगे रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक और कंप्लीट द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक व्हेन एवर यू फील इल और व्हेन एवर यू बिकम इल, ठीक है। जब भी आप बीमार पड़ते हैं तब आपको अपना कोर्स पूरा करना है, ठीक है, ताकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना क्रिएट हो। प्रमोट रैशनल एंटीबायोटिक यूज थ्रू कम्युनिटी एजुकेशन एंड पॉलिसी, यहाँ पे लाइन बना के, जैसे मैंने यहाँ पे अभी अपनी लाइन खुद से बना के बोल दी, आप खुद भी अपनी लाइन बना के लिख सकते हो। सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिस, लोगों को एजुकेट करना है अबाउट द सेफ यूज ऑफ ओवर द काउंटर। ज़्यादातर क्या होता है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लिए लोग खुद से दवाइयाँ खाते हैं, इस चीज़ के लिए भी एजुकेट करना है। ये इसका डिटेल में टॉपिक आई थिंक सेकेंड ईयर में है कि हाउ अ फार्मासिस्ट कैन हेल्प ओवर द काउंटर मेडिसिन, ठीक है, कि वो किस तरह से हेल्प कर सकता है, पूरा डिटेल आएगा वहाँ पर, हम समझेंगे। एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, ट्रेडिशनल मतलब वही अपनी जो होती हैं आयुर्वेदिक वगैरह टाइप की जो मेडिसिन होती हैं। देन हेल्थ पॉलिसी एंड रेगुलेशन, ड्रग यूज पॉलिसी, कंट्रीब्यूट टू नेशनल पॉलिसीज ऑन रैशनल ड्रग यूज, यानी कि जब पॉलिसीज बनती हैं गवर्नमेंट लेवल पे तो वहाँ पर भी सोशल फार्मासिस्ट की जरूरत होती है, उसी को नॉलेज होती है कि क्या चल रहा है सामाजिक तौर पर, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट बनती है और जेनरिक सब्स्टिट्यूशन की दवाइयों का जेनरिक सब्स्टिट्यूशन रहेगा तो सस्ती रहेंगी और अच्छी दवाइयाँ रहेंगी, ठीक है। फार्माकोविजिलेंस, encourage reporting and monitoring of adverse drug reaction and medication error। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर किसी भी तरीके का एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है, पेशेंट उसको रिपोर्ट करे, डॉक्टर या फार्मासिस्ट, दूसरे फार्मासिस्ट है वो उसको रिपोर्ट करे कि भाई ये दवा खाने से ये चीज़ दिक्कत में आ रही है एंड मेडिकेशन कोई एरर हुई है, तो वो मेडिकेशन एरर, देखो मेडिकेशन एरर कोई करना नहीं चाहता है, हो जाती है, अब वो क्यों हुई है उसका रीजन जानना जरूरी है ताकि वो दोबारा ना हो, ठीक है। एरर में बहुत सारी चीजें होती हैं, मेडिकेशन एरर, ठीक है। एक्सेस टू मेडिसिन, वर्क टुवर्ड्स इक्विटेबल अवेलेबिलिटी, भाई जो अमीर है गरीब है कोई भी है, हर किसी को इक्विटेबल एक समान दवाइयां मिले और अफोर्डेबिलिटी ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, जो एसेंशियल ड्रग्स हैं वो अफोर्डेबल हो, चीप हो। एडवर्स ड्रग रिएक्शन बेटा एक बड़ा टर्म हो गया,
ठीक है, ये एक बड़ा टर्म हो जाता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसमें ड्रग का रिएक्शन भी आता है, एक दवा खाने की वजह से दूसरी कोई चीज प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो भी चीजें आती हैं। मतलब दवा खाने की वजह से जो भी नुकसान होते हैं वो सब एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर काउंट हो जाते हैं। ये सारे टॉपिक एक्चुअली डिटेल में थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ पढ़ाते फर्स्ट ईयर में है कि नहीं है। बहुत सारे टॉपिक जो इसमें आप बीच में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक आपके सेकेंड ईयर में डिटेल में मिलेंगे और शायद कुछ हो सकता है फर्स्ट ईयर में भी हो। ठीक है, तो एडवर्स होता है विपरीत। ठीक है, तो जो भी दवा की वजह से आपके ऊपर गलत इफेक्ट आ रहे हैं सारी चीजें आती हैं। उसमें केवल दवाई की रिएक्शन नहीं होती है कि बॉडी से रिएक्ट कर गई ना, सारी चीजें आती हैं। ओके, देन एजुकेशन और ट्रेनिंग, फार्मेसी करिकुलम डेवलपमेंट। भाई फार्मेसी में, सोशल फार्मेसी में आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे डिसाइड होगा और कौन डिसाइड करेगा। तो इसके लिए भी जो बंदा जिन्होंने ये बनाया है सिलेबस वो कौन होने चाहिए, सोशल फार्मासिस्ट होने चाहिए। कोई दूसरी उसका मान लो कोई फार्मास्यूटिक्स फील्ड का है वो तो नहीं जान पाएगा ना कि भाई सोशल फार्मेसी के अंदर क्या चल रहा है। तो जो सोशल फार्मासिस्ट होगा वही सोशल फार्मेसी का सिलेबस डिसाइड कर पाएगा कि बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए एक डी फार्मेसी वाले स्टूडेंट के पास। ठीक है, तो फार्मेसी करिकुलम डेवलपमेंट, इनकॉर्पोरेट बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेस इन फार्मेसी एजुकेशन टू प्रोड्यूस सोशली रिस्पॉन्सिबल फार्मासिस्ट। अब ये सब्जेक्ट आया है तो आपको लग रहा है कि अरे यार समाज के प्रति भी इतनी जिम्मेदारी है हमारी। नहीं तो उससे पहले क्या है, अरे यार क्या है, केवल जो सिंपल अच्छा मेडिसिन लाए, खरीद थोक में खरीदी, यहाँ लाके बेच दी। नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है, तो ये चीजें अब आपको समझ में आती हैं। उसको लेकर के एजुकेशन ट्रेनिंग, जब आप सेकेंड ईयर के बाद 3 महीने की ट्रेनिंग करोगे वहां पे बहुत सारी चीजें सीखोगे। कम्युनिटी एंगेजमेंट ट्रेनिंग, हमको स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है फॉर रोल्स इन कम्युनिटी आउटरीच। भाई आप जिस कम्युनिटी में हो आपको वहां पे सबके बारे में एक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिटी रीच, हेल्थ कैंप्स, वहां पे आप हेल्थ कैंप लगाएं एंड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, साथ साथ में पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएं। और चलाते हैं लोग, करने वाले करते हैं, कई जगह परमिशन की जरूरत पड़ती है, परमिशन लेके करते हैं। तो उससे 2 फायदे होते हैं, आपका जो फार्मेसी है यानी कि मेडिकल स्टोर है उसके 4 लोगों के बारे में पता चलता है और आपकी काबिलियत के बारे में लोगों को पता चलता है। ठीक है, रिसर्च एंड इवोल्यूशन, ड्रग यूटिलाइजेशन स्टडीज की जाती है। जैसे हमने देखा अभी हॉस्पिटल के अंदर 70% लोग इस तरह से थे। ठीक है, हम एनालाइज करते हैं पैटर्न ऑफ ड्रग यूज इन पॉपुलेशन, क्योंकि किसी पॉपुलेशन के ऊपर ड्रग का यूज किस तरह से किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया में डॉक्टर्स किस तरह से दवा का यूज कर रहे हैं। बिहेवियरल स्टडीज, रिसर्चेस पेशेंट बिलीव, फियर, एक्सपेक्टेशन अबाउट द मेडिकेशन, मेडिकेशन को लेकर के पेशेंट का क्या बिलीफ है, मान्यता है या क्या डर है कि अरे यार ये खाऊंगा तो ये हो जाएगा, ये खाऊंगा तो ये हो जाएगा, एंड एक्सपेक्टेशंस, और उसकी क्या उम्मीदें हैं दवाई को लेकर के। इम्पैक्ट असेसमेंट, फाइनली हम ये देखते हैं कि क्या असर पड़ा। इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ फार्मेसी इंटरवेंशंस इन इंप्रूविंग हेल्थ कम, जो फार्मेसी इंटरवेंशंस किए गए, हस्तक्षेप किए फार्मासिस्ट से लेके हर जगह पे, या जो भी रिसर्च करके हमने जो रणनीति अपनाई और चीजों को लागू किया, फिर उसका क्या रिजल्ट आता है, हेल्थ आउटकम आता है पब्लिक के ऊपर, उसको भी हम लोग एसेस करते हैं कि जो हमने रिसर्च करके चीजें की क्या वो सही थी या नहीं थी, या कितना % उसका रिजल्ट रहा। ठीक है, तो ये हर जगह स्कोप है, यानी कि ये सब चीजें होती हैं। तो यहां पर हमको एक सोशल फार्मासिस्ट चाहिए होता है। ओके, ठीक है। अब देखो ये कहीं ना कहीं जैसे बताता हूं मैं, स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। ठीक है, अब स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी, फिर है स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ। इस ये हेडिंग्स दी गई हैं हमारे सब्जेक्ट में, ऑलमोस्ट सेम है तो, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने हेडिंग्स बना दी है तो आप उसको इजीली कर सकते हो, क्योंकि हेडिंग्स नहीं होती है तो बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है, और कुछ नहीं है। हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन, हेल्थ के बारे में एजुकेट करना कि भाई पब्लिक कैसे सेफ मेडिकेशन यूज, वैक्सीनेशन, चीजें वही सारी सेम रहेंगी। ठीक है, तो मैंने पहले कह दिया था पॉइंट्स रिपीट होंगे क्योंकि वो हेडिंग सेम ही है ऑलमोस्ट। पब्लिक हेल्थ में क्या करेगा, जो हमने पीछे पढ़ी है चीजें, लेकिन उनमें से कौन कौन सी चीजें रहेंगी इस हेडिंग के अंदर, वो हेडिंग देख लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लेकर, स्मोकिंग को रोकने को लेकर, ये सारे पॉइंट यहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी कि अच्छा जब पब्लिक हेल्थ के बारे में आ रही है तो ये सब बातें, स्कोप के अंदर आ रही है तो वो सब बातें। ठीक है, अब पब्लिक हेल्थ में आपको सिर्फ दवाइयां का इफेक्टिवनेस बनाना है, यानी कि हम उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे,
इंप्रूव करवाएंगे मेडिकेशन एडहेरेंस, यानी कि कारण ढूंढेंगे कि भाई कि क्यों वो दवाइयाँ नहीं ले पा रहे हैं, जैसे मान लो भूल जाते हो या कोई कल्चरल बिलीफ है या कोई साइड इफेक्ट की वजह से नहीं खा रहे हो, ठीक है। डेवलप पेशेंट सेंटर स्ट्रेटजीज टू इंप्रूव कॉम्प्लायंस, पेशेंट को देखते हुए हम ऐसी रणनीति बनाएंगे कि वो दवाइयों का पालन करे विद प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से उसका पालन करे, ठीक है। रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन प्रमोट करेंगे, करेक्ट यूज ऑफ मेडिसिन पेशेंट को खाने के लिए, और हेल्प्स रिड्यूस मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक, कि भाई एंटीबायोटिक का मिसयूज ना हो, सेल्फ मेडिकेशन बेवजह ना करें, और पॉलीफार्मेसी, पॉलीफार्मेसी होती है कुछ पेशेंट एक साथ मल्टीपल दवाइयाँ खा लेते हैं, अच्छा दर्द भी है, पेट दर्द भी है, गैस भी है, तो ये भी खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं, तो और होता क्या है एक ही मेडिसिन कई बार दो दो काम कर देती है, लेकिन उसके लिए भी वो एक्स्ट्रा मेडिसिन खा रहा है, तो दैट इज द पॉलीफार्मेसी, यूजिंग मल्टीपल ड्रग्स अननेसेसरली, ठीक है। एनहांसिंग फार्माकोविजिलेंस, ठीक है, क्या एनहांस करना है हमको, पेशेंट को इनकरेज करना कि भाई अगर कोई एडवर्स रिएक्शन आता है तो वो बाय पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर देखे पेशेंट के अंदर अपने, या पेशेंट खुद खा रहा कर रहा तो वो उसको रिपोर्ट करे, ठीक है। इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट ड्रग सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबल मेडिकेशन यूज, चीज़ें सारी वही हैं, सिर्फ इसके अंदर कौन कौन सी हेडिंग रहेंगी वो ध्यान रखना है आपको। रिड्यूसिंग हेल्थ इनइक्विटीज, हेल्थ इनइक्विटीज मतलब भेदभाव ना हो। वर्क टू इम्प्रूव एक्सेस टू अफोर्डेबल क्वालिटी मेडिसिन इन रूरल एंड अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन, ठीक है। ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्र, अंडर सर्व्ड होते हैं, वंचित क्षेत्र होते हैं जो दूर दराज के इलाकों में होते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने अभी एक रील देखी थी, उसमें दिखाया था काफ़ी दूर का एरिया था, वहाँ पे डॉक्टर नहीं था तो वो बेचारा है ना कंधे बैठा करके लेके जा रहा था, तो वहाँ पे मेडिसिन वगैरह नहीं थी। तो इस तरह के दूर दराज के जो एरिया होते हैं, ठीक है, तो वंचित क्षेत्र कहा जाता है उनको, वो कई कारणों से बहुत दूर हो जाता है, चीज़ें हो नहीं पाती हैं। सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव हेल्थ पॉलिसीज दैट मीट कम्युनिटी नीड्स, समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली समावेशी स्वास्थ्य नीतियों के विकास का समर्थन करना, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक वगैरह है, आजकल सुना होगा आपने मोहल्ला क्लिनिक होता है, तो इस तरीके से हमको वो जो सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव हेल्थ पॉलिसीज, ऐसी हेल्थ पॉलिसीज को सपोर्ट करना है जो कम्युनिटी नीड को पूरा कर सके। कुछ पॉइंट्स जो आपको लगता है दिक्कत में है तो उनको आप छोड़ सकते हैं, जो इजीली आपको समझ में आ जाते हैं और आप इजीली लिख पाएंगे आप वो लिख सकते हो। सपोर्टिंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं टीबी को लेके, मलेरिया को लेकर, उसको सपोर्ट करना है। फार्मासिस्ट प्ले एक्टिव रोल्स इन पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव लाइक टीबी कंट्रोल, HIV एड्स अवेयरनेस, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी चलाते हैं बहुत से जो होते हैं फार्मेसी वाले, ठीक है। कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव, ये सब चीज़ें अलाउड है विद परमिशन। इंप्रूविंग कम्युनिकेशन एंड हेल्थ लिटरेसी, ट्रेन्स फार्मासिस्ट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पेशेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फार्मासिस्ट को ट्रेंड करते हैं कि भाई वो पेशेंट के साथ किस तरह इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेगा फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, जो पेशेंट अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ बिल्कुल ठेठ होते हैं गांव के, कुछ रिच हैं, कुछ लोगों के बिलीफ अलग हैं, कुछ लोगों की मान्यताएं अलग है, तो सबसे डील करने के लिए यहाँ पर क्या है, हमको ट्रेन किया जाता है। हेल्प्स पेशेंट अंडरस्टैंड देयर हेल्थ कंडीशन, प्रिस्क्रिप्शन एंड हाउ टू मैनेज देयर इलनेस, ठीक है। पेशेंट को समझाते हैं कि भाई क्या हेल्थ कंडीशन है, क्या प्रिस्क्रिप्शन है और कैसे इसको आप मैनेज कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। कंडक्टिंग पब्लिक हेल्थ रिसर्च, सोशल फार्मेसी रिसर्च हेल्प आइडेंटिफाई हेल्थ ट्रेंड्स, क्या हेल्थ ट्रेंड चल रहा है आपके एरिया में, ड्रग यूज़ का पैटर्न क्या है, कम्युनिटी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं आपके एरिया में, तो ये पब्लिक हेल्थ को लेकर के आप कर सकते हैं। सपोर्ट्स एविडेंस बेस्ड डिसीजन इन हेल्थ केयर प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड, एविडेंस का मतलब होता है एक तरह से कह लो रिसर्च बेस्ड, कोई रिसर्च पहले हो चुकी है कहीं पर, उसके आधार पर आप अपने डिसीजन लेंगे इन हेल्थ केयर प्रैक्टिस के अंदर, जो आप फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर जो जो चीज़ें आपको अलाउड है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये मैंने कहा ना यहाँ पे हेडिंग्स अलग अलग हैं लेकिन सबका मीनिंग एक ही है। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, वहाँ पे स्कोप था, रोल था, ये सब एक्चुअली हेडिंग अलग अलग है, आंसर सबके सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही आ जाएगा, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, जो पब्लिक हेल्थ ऊपर वाला था उसी के अंदर ये वाला चीज़ भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। मेडिकेशन सेफ्टी, थोड़े से पॉइंट अलग अलग कर दिए, अलग अलग करना चाहते हो तो इसमें प्रिवेंटिंग मेडिकेशन एरर आ जाएगा। एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप का मतलब हो गया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकना, फार्माकोविजिलेंस आ गया मेडिकेशन सेफ्टी के अंदर,
देन इंश्योरिंग रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, रैशनल यूज आ गया इसके अंदर, इंप्रूविंग मेडिकेशन एडेरेंस, है ना, दवा का पालन करना, क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट एंड कहाँ गया दे रहा, क्रोनिक डिजीज मतलब ऐसी बीमारियां जो लंबे समय तक रहती हैं, जैसे बीपी लाइफ टाइम रहने वाली चीजें हैं, खत्म नहीं होती बीपी कभी, कंट्रोल में रह कर सकते हैं, डायबिटीज खत्म नहीं होती, कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कंट्रोल में करनी पड़ती हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, ठीक है ना, ऑप्टिमाइजिंग ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज, डायबिटीज के लिए जो ट्रीटमेंट है उसको ऑप्टिमाइज, मेडिकेशन दे नहीं सकता है उसको ऑप्टिमाइज कर सकता है, ठीक है, हाइपरटेंशन के लिए अस्थमा, ये भी लाइफ लॉन्ग होती है, एचआईवी ध्यान रखें, एचआईवी जिनको होता है अगर वो प्रॉपर हाइजीन और मेडिकेशन लेते हैं तो पूरी जिंदगी अपनी जी सकते हैं, ठीक है ना, एडेरेंस सपोर्ट यूजिंग रिमाइंडर्स, पिल ऑर्गेनाइजर्स, भाई दवा कब कब खानी है, ये सब चीज़ें, काउंसलिंग टू इम्प्रूव कॉम्प्लायंस, काउंसलिंग दे सकते हैं कि भाई कैसे अनुपालन पालन कर सकते हो, तो तमाम चीज़ें हैं क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट के अंदर। कोलैबोरेटिव केयर, वर्किंग विद डॉक्टर्स एंड नर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर टीम्स, जो होती है पूरी टीम होती है, वहाँ पे उनके साथ डॉक्टर के साथ नर्स के साथ मिल करके पेशेंट का ध्यान रख सकते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, पब्लिक को एजुकेट करना, कम्युनिटी वर्कशॉप, एक अपना क्या ले लिया, वर्कशॉप ले ली, एक तरह से कैंपेन कर लिया जहाँ पे प्रॉपर मेडिकेशन यूज, पॉइजन प्रिवेंशन यानी कि एक तरह से मिसयूज कह लो या ओवरडोज, मेंटल हेल्थ, इन सबको लेकर के बातें हो जाएंगी। डिबंकिंग मिथ, जो भ्रम दूर करना, ठीक है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है वैक्सीन को लेके, एंटीबायोटिक को लेके, उसको दूर करना। डिजिटल हेल्थ टूल्स, हम लोग ऐप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। टेली फार्मेसी, आजकल फ़ोन के द्वारा भी कॉलिंग होती है। एंड SMS रिमाइंडर्स फॉर पेशेंट इंगेजमेंट, पेशेंट को इंगेज करने के लिए आप SMS से रिमाइंडर भी दे सकते हैं। ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। देन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, ये एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा नया कि भाई जो इमरजेंसी आ गई, जैसे अभी कोविड-19 में आई थी, ठीक है, और उसके बाद मान लो बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है, तो ऐसे जो डिजास्टर आते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या है, तैयार रहना है। पेंडेमिक रिस्पॉन्स, इंश्योरिंग मेडिसिन सप्लाई ड्यूरिंग आउटब्रेक्स, जब भी आउटब्रेक होता है यानी कि एकदम से कोई बीमारी फैलती है तो उसके लिए हमें मेडिसिन सप्लाई को सुनिश्चित करना, ये काम एक फार्मासिस्ट का ही है, ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता। डिजास्टर रिलीफ, डिस्ट्रीब्यूटिंग इसेंशियल मेडिसिन इन क्राइसिस, जब डिजास्टर होता है तो सरकार भी साथ में रहती है और जो फार्मेसी वाले होते हैं ये भी साथ में रहते हैं, तो जो इसेंशियल मेडिसिन होता है उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी क्या है, इसके अंदर आता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट। स्टॉक पाइल मैनेजमेंट, मेंटेनिंग इमरजेंसी ड्रग रिजर्व, ठीक है, यानी कि जो इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं उसको रिजर्व रखना हमेशा अपने पास। जैसे कि मान लो आपका एरिया, यहाँ पर अक्सर सांप आप निकलते हैं सपोज, तो आपको कम से कम 1 या 2 डोज एंटीविनोम की रखनी ही है इमरजेंसी के लिए, ठीक है। पॉलिसी एडवोकेसी एंड हेल्थ केयर एक्सेस, तो पॉलिसी एडवोकेसी मतलब जो हेल्थ पॉलिसीज होती हैं उसमें एक तरह से कह लो कि उसको बनाने में हेल्प करना, और हेल्थ केयर एक्सेस, स्वास्थ्य नीतियों, स्वास्थ्य सेवाओं तक जो पहुंच होती है, तो उसमें पॉलिसीज में आप क्या कर सकते हो, सारा सर्वे के हिसाब से अफोर्डेबल मेडिसिन, प्रमोटिंग जेनरिक ड्रग्स, अब ये हेडिंग अगर आप नहीं देनी तो मत दो, प्रमोटिंग जेनरिक ड्रग्स, प्राइस कंट्रोल एंड इंश्योरेंस कवरेज। आप जब पॉलिसी बनवाएंगे, आप जब वहाँ टीम में होंगे तो आप बोलेंगे भाई जी जेनरिक ड्रग को प्रमोशन मिलना चाहिए, जेनरिक ड्रग ज़्यादा अवेलेबल होनी चाहिए, प्राइस कंट्रोल होना चाहिए दवाई का, बेवजह की फालतू एक्स्ट्रा प्राइस ना बढ़े, और इंश्योरेंस कवरेज, लगभग सारी बीमारियां जो चीज़ें हैं वो इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड हो, ठीक है। तो जेनरिक ड्रग के लिए तो कहीं ना कहीं जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे जन औषधि केंद्र आप लोग देख रहे हैं वो अवेलेबल है, ठीक है। ओपियोइड क्राइसिस मैनेजमेंट, ओपियोइड क्या होता है, मॉनिटरिंग कंट्रोल, सर ओपियोइड है ना अपना जो जैसे मॉर्फिन वगैरह होता है, ये बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिसको खाने से नशा सा होता है, तो जो इनको कंट्रोल सब्सटेंस भी कहते हैं, तो इनका जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको मॉनिटर करना है ताकि एब्यूज ना हो सके। एब्यूज मतलब ऐसा तो नहीं कोई बेवजह फर्जी में जाके ले रहा है प्रिस्क्रिप्शन और उन दवाइयों से नशा कर रहा है, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव, सपोर्टिंग WHO प्रोग्राम ऑन मलेरिया, बहुत से WHO प्रोग्राम होते हैं उसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंडिया में और अलग अलग कंट्री में होते रहते हैं, उनको सपोर्ट करना, ठीक है। सपोर्टिंग नेशनल, ये WHO भी कराती है और बहुत से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम खुद कंट्री भी करती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस वाला है उसमें डॉट्स प्रोग्राम चलता है, HIV एड्स में चलता है ART एडेरेंस,
ठीक है, एंट्री रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट, फैमिली प्लानिंग वगैरह है, या वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसे मलेरिया या डेंगू वगैरह है, ठीक है, वेक्टर बॉर्न कहते हैं क्योंकि जो मलेरिया है वो मच्छर के द्वारा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? देन एनवायरमेंटल एंड कम्युनिटी हेल्थ, ये चीज एनवायरमेंटल हेल्थ से क्या मतलब है? कम्युनिटी हेल्थ तो समझ में आती है। एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि दवाइयां वगैरह जो है उसको सही और सेफ तरीके से डिस्पोज करो। भाई मान लो तालाब वगैरह है, आप दवाइयां उसमें बेवजह मतलब मान लो चली गई हैं, कुछ गलत दवाइयां चली गई हैं, उसी को क्या कुत्ते बिल्ली पी रहे हैं पानी को, भैंसें पी रही हैं पानी को, भैंस से दूध आ रहा है, केमिकल आ गया दूध में। तो ये सब चीजें समझनी। तो इन्वायरमेंटल प्रमोट सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड एंड अनयूज्ड मेडिसिन, ऐसे ही आपको नहीं फेंक देनी है, उसका तरीका है कैसे इसको हम क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे जो एक्सपायर्ड मेडिकेशन हो जाती है, और इसका जो डिस्पोजल मेथड्स है सेकेंड ईयर में डिटेल में आएगा। ठीक है, एजुकेट द पब्लिक अबाउट ड्रग रेजिस्टेंस एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल वेस्ट। ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंस, आप जो दवाइयों को ऐसी एनवायरमेंट में फेंक दे रहे हैं, भाई बैक्टीरिया वगैरह सब एनवायरमेंट में तो है, तो वो बैक्टीरिया वहां से कई बार रजिस्ट हो जाते हैं, वो दवाइयां पड़ी हुई हैं, बैक्टीरिया वहीं पर है, और वो जो रजिस्ट हो गया बैक्टीरिया वो गलती से फिर किसी के अंदर गया, तो वो वाली मेडिसिन अगर उस बंदे को दी जाएगी तो असर नहीं करेगा उसके ऊपर। ये सारा गोल चक्र घूमता है, ठीक है ना। और साथ साथ में हमको ये भी देखना है कि भाई जो फार्मास्यूटिकल वेस्ट की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है वो ना हो। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट जो एक्स्ट्रा थे इसके अंदर रोल के अंदर, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, बाद बाकी लास्ट की जो 3 हेडिंग्स थी उसके अंदर चीजें काफी मिक्स सी लगेंगी आपको, आप अपने माइंड के हिसाब से जो सिलेक्टेड पॉइंट है, ठीक है, वो कम से कम 6 या 8 पॉइंट प्रिपेयर कर लें, दैट्स इट, वो आप तीनों में फिर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बातें? ओके, ठीक है, इसको पढ़ना, रिवाइज करना, और फिर उसके बाद कल नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 लेके आएंगे। थोड़ा बड़ा है, शायद 2 या 3 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट।